अब ये जो बात कर रहा है ये कह रहा है कि क्या फैक्टर्स हैं जो लेबर के डिमांड कर्व में शिफ्ट लेकर आते हैं। देखो अभी हमने वेज फैक्टर्स पढ़े थे। वेज वेज रेट जो होती है ना वो लेबर की डिमांड कर्व में अलोंग द कर्व मूवमेंट लाती है। लेकिन जो शिफ्ट आता है, शिफ्ट कब आता है, वो नॉन वेज फैक्टर से आता है। मिसाल के तौर पे पहले आपके पास लिखा हुआ है कि अगर कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई किसी भी गुड या सर्विस की। मिसाल के तौर पर हम लैपटॉप बना रहे हैं, लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई। तो जब लैपटॉप की डिमांड बढ़ेगी तो जो लेबर लैपटॉप बना रहा है उस लेबर की भी डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा ही होगा ना, जब लैपटॉप की डिमांड बढ़ गई तो जो लेबर्स लैपटॉप बना रही है उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, डिमांड कर्व आपका शिफ्ट होगा। यहाँ पर डिमांड कर्व में अलोंग दी कर्व मूवमेंट नहीं होगी, यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। ये पुराने कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं। सिंपल, ये हमारा डिमांड कर्व होता था, ये लेबर का डिमांड कर्व है इनिशियल। अब क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा हमारे पास डिमांड कर्व, क्योंकि लेबर की डिमांड बढ़ गई। सही है, क्लियर हो रहा है ये पॉइंट बिलाल, कि लेबर डिमांड कर्व हमारे पास राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है। ठीक है, अच्छा ये एक फैक्टर आ गया हमारे पास कि अब ये फैक्टर देखो हमें याद रखने। पहला फैक्टर आ गया कि कंज्यूमर की डिमांड गुड या सर्विस की बढ़े। दूसरा, अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाए, अगर लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए तो हमारे लिए तो अच्छा है। हम तो चाहेंगे उस लेबर को हायर करें जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जो ज़्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि हमें सस्ता पड़ेगा। तो अगर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तब भी हम लेबर को ज़्यादा डिमांड करेंगे। और जब ज़्यादा डिमांड करेंगे, अगेन राइटवर्ड शिफ्ट आपके पास डिमांड कर्व में आ रहा होगा। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, शिफ्ट लेकर आ रहा है। तीसरा फैक्टर कहता है प्राइस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अच्छा, देखो कैपिटल जो होता है ना वो सब्स्टिट्यूट होता है लेबर का। मतलब क्या होता है, अगर लेबर महंगा होगा तो हम मशीन की तरफ चले जाएंगे, हम मशीन यूज करने लग जाएंगे। मशीन महंगी पड़ेगी तो लेबर यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास मिसाल के तौर पे क्या हो रहा है, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है, कह रहा है कि अगर प्राइस ऑफ कैपिटल गिरती है, अगर कैपिटल की प्राइस गिरती है यानी कि मशीनरी वगैरह सस्ती होती है और उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, तो क्या होगा, कैपिटल की डिमांड बढ़ जाएगी। हम मशीन यूज करेंगे, लेबर को यूज नहीं करेंगे। हम बोलेंगे कि यार अब तो फायदा नहीं, लेबर इतना महंगा पड़ रहा है, मशीन हमें ज्यादा सस्ते में पड़ रही, ज्यादा अच्छा काम कर रही है। तो डिमांड फॉर लेबर हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। लेबर की डिमांड हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी और डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास टू दी लेफ्ट। ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वाइस वर्सा हो जाए कि भाई मशीन आपके पास महंगी हो जाए, लेबर सस्ती हो जाए, तो लेबर को हम ज्यादा डिमांड करेंगे और लेबर का डिमांड कर्व राइट पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात कह रहा है, नॉन वेज एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। अगर आपके पास देखो इस तरह के पैसे बढ़ गए, एम्प्लॉयमेंट टैक्स हो गया, वेलफेयर इंश्योरेंस हो गई। भाई क्या हुआ, आपने लेबर रखी, गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया कि बिलाल आपने बंदा रखा है, आपको इस बंदे की इंश्योरेंस भी करवाना है, ये कॉस्ट आपने बेयर करनी है। आपको उसको फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड करनी है, ये कॉस्ट आपने बेयर करनी है। आपने अपने हर एम्प्लॉय को मेडिकल भी देना है। तो आप तो बोलोगे यार ये तो टेंशन है यार, बंदा हायर करो, उसको इतनी सारी चीज़ों का ख्याल भी करो, तो आप लेबर को कम डिमांड करोगे, तो लेबर का डिमांड कर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आप मशीन भी ज़्यादा यूज़ कर रहे होगे। ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स हमारे पास आ गए जो लेबर का डिमांड कर्व शिफ्ट कर रहे होंगे। इसी तरह हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर रहे होंगे। ये तो हमने लेबर के डिमांड कर्व पढ़ लिए कि जो डिमांड कर्व में शिफ्ट ला रहे होंगे। सप्लाई कर्व में क्या शिफ्ट आ रहा होगा, कह रहा है एडवांटेजेस ऑफ एन ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन द एयरलाइन इंडस्ट्री इंक्रीजेस, सप्लाई ऑफ लेबर विल शिफ्ट टू द राइट। अच्छा, कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स एयरलाइन इंडस्ट्री में बढ़ जाए तो क्या होगा, लेबर की सप्लाई राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह दूसरा पॉइंट आपको कहता है अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है। अच्छा, क्या मतलब हुआ, अगर किसी पर्टिकुलर आपके ऑक्यूपेशन में अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग है तो क्या होगा, वहाँ पे लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, अगर क्वालिटी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एयरलाइन इंडस्ट्री में अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पे लेबर की सप्लाई भी कम होगी। लेट सपोज हमारे पास क्या है कि हमारे पास चार्टेड अकाउंटेंट्स की ट्रेनिंग्स नहीं है, तो कम चार्टेड अकाउंटेंट्स होंगे, तो उनकी सप्लाई कम होगी हमारे पास। ठीक है। और मिसाल के तौर पर आजकल क्या चल रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे तुम भी सीख रहे थे भाई, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह अच्छी चल रही है, उसके कोर्सेज खुल रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, तो वहाँ लेबर की सप्लाई राइटवर्ड हो जाएगी, ग्राफिक डिजाइनर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, राइट की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है। तो ये बात आपके पास है। अगली बात वो कहता है आपको डेमोग्राफिक चेंजेस। अच्छा, डेमोग्राफिक चेंज क्या होता है,
कह रहे साइज एंड एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इन एन इकोनॉमी कैन अफेक्ट द सप्लाई ऑफ लेबर। कि मिसाल के तौर पर मैं इसको इस तरह से कह देता हूँ कि भाई हमारे पास क्या हो रहा है कि यूथ बढ़ रही है, जो यंग लेबर फोर्स है हमारे पास वो बढ़ रहा है। जब नंबर ऑफ जवान जो हमारे पास सोसाइटी में वो बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपके पास सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसी कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जहाँ पे नौजवान कम हो रहे हैं क्योंकि उनका बर्थ रेट कम है और बूढ़े लोग ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, लेबर सप्लाई कम हो रही होगी क्योंकि पीछे से उनके पास बच्चे नहीं आ रहे। बच्चे कम पैदा हो रहे हैं तो कम लोग नौजवान हो रहे हैं और लेबर की सप्लाई कम हो रही है। तो ये भी एक फैक्टर है। तो हमने देखो क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। हमने कहा कि भाई अगर उस ऑक्यूपेशन में एडवांटेजेस हैं, ये चीज़ें हैं, तो लेबर ज़्यादा होगी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आपके पास अच्छी डॉक्टर्स अच्छे हैं, मसलन डॉक्टर ज़्यादा कब होंगे, जब आपके पास मेडिकल इंस्टीट्यूट ज़्यादा होंगे। जब आपके पास इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो इंजीनियर ज़्यादा होंगे। जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, जब बीबीए एमबीए के इंस्टीट्यूट ज़्यादा होंगे तो आपके पास लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी, है ना। इसी तरह डेमोग्राफिक चेंजेस, अगर नौजवान ज़्यादा होंगे तो लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी, कम होंगे तो लेबर की सप्लाई कम होगी। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट बताता है आपको, ये रहा, मोर पीपल कमिंग इनटू अ कंट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अक्सर एग्जाम में आ रहा होता है तो हमें पॉइंट को लिखना होता है। अगर इमिग्रेशन हो रही है, आई वाली इमिग्रेशन का मतलब होता है लोग आपके मुल्क के अंदर आ रहे हैं, और अगर आपका बर्थ रेट भी बढ़ रहा है, इमिग्रेशन भी हो रही है और आपका बर्थ रेट बढ़ रहा है, तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो जाएगी, आपके पास बढ़ जाएगी। ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी। ये टू द लेफ्ट लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। मोर पीपल कमिंग इनटू अ कंट्री, इमिग्रेशन और बर्थ रेट बढ़ रही है, तो सप्लाई ऑफ लेबर विल शिफ्ट टू दी राइट होना चाहिए। इसको हम लिख लेते हैं, ये लेफ्ट नहीं है भाई, ये राइट है हमारे पास, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। लेबर की सप्लाई, लोग ज्यादा आ रहे हैं हमारे मुल्क में, तो ये होगा राइट की तरफ शिफ्ट। ठीक है भाई, ये बात हमारे पास हो गई यहाँ तक। तो हमने वो फैक्टर्स पढ़ लिए जो लेबर की सप्लाई कर्व को शिफ्ट कराएंगे, और वो फैक्टर्स पढ़ लिए जो लेबर के डिमांड कर्व को शिफ्ट कराएंगे। पहले हमने वेज रेट पढ़ लिया था, वेज रेट अलोंग द कर्व मूवमेंट ला रहा था, लेबर के डिमांड कर्व में भी और सप्लाई कर्व में भी। और फिर उसके बाद हमने वो फैक्टर्स पढ़े जो लेबर के डिमांड और सप्लाई कर्व में शिफ्ट ला रहे थे हमारे पास। ठीक है, वो फैक्टर्स हमने पढ़ लिए। अगली बात वो आपसे कहता है, वाई वुड अ पर्सन वेज रेट चेंज ओवर टाइम, कि एक बंदे की वेज रेट चेंज कैसे होती है वक्त के साथ साथ। अब देखो ये एग्जाम में भी सवाल आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पैराग्राफ में लिखा हुआ है। कह रहे जब बंदा शुरू शुरू में काम शुरू करता है ना, तो उसकी वेज रेट कम होती है। जैसे हमने मिसाल दी कि भाई तुमने अभी नया नया कोई काम शुरू किया, या नहीं नहीं तुम टीचिंग में आए तो तुम्हें कोई इतने पैसे नहीं देगा, कम तुम्हें सैलरी दे रहे होंगे। लेकिन विद द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे अंदर और स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, तुम टीचिंग का एक्सपीरियंस के साथ साथ तुम्हें क्लास हैंडलिंग, तुम्हें नोट्स कंप्लीशन, तुम्हें सारी चीज़ें आती चली जाएंगी, तुम ट्रेनिंग्स कर लोगे, तो उसके वक्त के साथ साथ क्या होगी, तुम्हारी वेज रेट हाई होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर तुम्हारी कोई प्रमोशन हो गई, तुम जॉब में आगे निकल गए, उससे भी तुम्हारी क्या होगा, वेज रेट बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो। जब तुम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो तो फिर क्या होता है कि तुम्हें ज़्यादा अच्छी वेज रेट मिल रही होती है। फिर तुम नियर रिटायरमेंट पहुंचोगे, तुम्हारी वेज रेट वापस कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब तुम प्रोडक्टिव इतना नहीं रहे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। ये आमतौर पे जो हमारे फिजिकल वर्क होते हैं उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि नौजवान आदमी उसको ज़्यादा मिल रही होती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करियर में पीक कर रहा होता है तो उसकी वेज रेट बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है तो उसके मसल जो रिफ्लेक्शंस होती हैं वो स्लो होती चली जाती हैं, तो क्या होता है, वक्त के साथ साथ उसकी वेज रेट गिरना शुरू हो जाती है। तो यही सारी बातें जो हमारे सामने यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, एज अ बिगिनर द इंडिविजुअल वुड हैव अ लो वेज रेट सिंस ही इज न्यू टू जॉब एंड हैज नो एक्सपीरियंस। उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है तो उसको कम पैसे मिलेंगे। वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, कह रहे हैं ओवर टाइम एज इज एक्सपीरियंस इंक्रीजेस, एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, स्किल्स डेवलप हो रही है, ही विल अर्न अ हायर वेज रेट, अब वो ज्यादा वेज रेट हाई करेगा। इफ ही गेट्स प्रोमोटेड, अच्छा अगर प्रमोशन भी हो गई, और एंड हैज मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हिज वेज रेट विल फर्दर इंक्रीज, उसकी वेज रेट और मजीद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और जब वो पहुंच जाएगा रिटायरमेंट एज के करीब, तो वेज रेट इज लाइकली टू डिक्रीज एज देयर प्रोडक्टिविटी एंड स्किल्स आर लाइकली टू वीकन। वही मैंने आपको बात बता दी कि जब वो बुढ़ापे के करीब पहुंच जाएगा तो उसकी वेज रेट कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी और स्किल्स जो है ना वो कम खराब होना शुरू हो गई। अब बूढ़ा आदमी इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा जैसे जवान आदमी काम कर रहा होता है। ठीक है भाई, तो ये बात हमने कर ली। तो हमने क्या चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा पहले शुरू में कि लेबर की डिमांड कर्व क्यों शिफ्ट हो रहा है, लेबर का सप्लाई कर्व क्यों शिफ्ट हो रहा है, वो फैक्टर्स पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ लिया एक बंदे की वेज रेट वक्त के साथ साथ क्यों चेंज हो रही होती है, तो उसमें हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया समझ।
अब नेक्स्ट हमारे पास है वेज डिफरेंशियल्स। वेज डिफरेंशियल्स, अच्छा डिफरेंट लोगों की वेज डिफरेंट क्यों होती है भाई? भाई मिसाल के तौर पर कि एक इंजीनियर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक को ज़्यादा पैसे मिलने हैं, एक को कम मिलने हैं। एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, एक जो है ना वो काम कर रहा है उसका, आप कह लो कि सिविल इंजीनियर है। भाई दोनों की क्यों वेज रेट में फ़र्क है? ठीक है ना। तो ये बात हम पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट वजूहात होती हैं कि लोगों के वेज रेट्स डिफरेंट होती हैं। सबसे पहला क्या पॉइंट बता रहा है, कह रहे हैं डिफरेंट एबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है। मसलन एक आदमी है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और एक आदमी है जो कि खाली ए लेवल्स की उसने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी, ज़्यादा स्किल्स होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट की वेज रेट क्या होनी चाहिए बताओ बिलाल? चार्टर्ड अकाउंटेंट की वेज ज़्यादा होनी चाहिए, ए लेवल वाले बच्चे की वेज रेट ज़्यादा होनी चाहिए? किसकी वेज रेट ज़्यादा चार्टर्ड होगी? अकाउंटिंग की। चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि स्किल्स उसकी ज़्यादा है। ठीक है ना, ये बात होगी। नंबर टू कह रहा है रिस्क इन्वॉल्व। अगर तुम्हारी जॉब ज़्यादा रिस्की है, तुम ज्यादा रिस्की काम कर रहे हो, और एक आदमी बड़ी सेफ सी जॉब कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। एक आदमी है जो कि बिल्डिंग की छत पे चढ़ा हुआ है और 20वें फ्लोर पे जाके जो है ना वो उसकी वो साफ कर रहा है, शीशे खिड़कियां साफ कर रहा है, तो उसकी जॉब ज्यादा रिस्की है। तो उसूली तौर पे बताओ, उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए या एक ग्राउंड फ्लोर पे दुकान साफ कर रहा है उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए? किस बंदे को ज्यादा पैसे हमें वो देने तीसरे चाहिए? फ्लोर पे काम कर रहा है सर। हाँ भाई रिस्की है उसकी जॉब यार, उसको ज्यादा पैसे दो। सही है, ये बात हो गई। फिर कह रहे हैं अनसोशिएबल आवर्स। अब एक आदमी नाइट शिफ्ट की जॉब कर रहा है, एक आदमी नॉर्मल सुबह की जॉब कर रहा है। अब नाइट शिफ्ट वाला ज्यादा कुर्बानी दे रहा है ना, अनसोशिएबल अनसोशिएबल आवर्स में काम कर रहा है। ठीक है। मसलन भाई सोने का टाइम है, अब उसकी जॉब है 9 बजे से रात को, और वो चलती है सुबह के 5 बजे तक या 4 बजे तक। तो ऐसे उस पर काम कर रहा है, तो हम नाइट शिफ्ट वाले को ज़्यादा पैसे दे देंगे। हम बोलेंगे यार ये तो मुश्किल काम है, ठीक है, उसके हम क्या करेंगे, वेज रेट बढ़ा देंगे। इसी तरह कह रहे हैं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अदर जॉब्स एंड वेजेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या कहता है, समटाइम्स पीपल वर्क फॉर लेस वेज रेट सिंपली बिकॉज दे डू नॉट नो अबाउट अदर जॉब्स। भाई मैं क्या किया, मैं आया टीचिंग में, मुझे पता ही नहीं था कि टीचिंग में कितने पैसे मिल रहे हैं क्या है। हम तो इंडस्ट्री से उठ के आए, टीचिंग में पढ़ाने लगे, जो भी पैसे मिले हमने कहा शायद टीचिंग में यही होता है, शुरू कर दिया। 2-3 साल बाद पता चला नहीं यार, दूसरे स्कूल तो बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं। तो अब पता ही नहीं था जब तक, तो क्या हुआ, मैं भी टीचर था, और समझो शौकत भाई हमारे वो भी टीचर थे। अब शौकत भाई ज्यादा पैसे कमा रहे थे क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन थी, वो सही स्कूल में काम कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं था। तो एम्प्लॉयर ने भी कहा कि अच्छा है तो सस्ते में आ रहा है बंदा, चलो और खेलो इसके साथ, इसको पता ही नहीं है। ठीक है। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी वजह होती है कि लोगों की वेजेस डिफरेंट होती हैं, कि भाई पता ही नहीं कि इसमें मार्केट में कितने सैलरी पे रखते हैं, क्या होता है। ठीक है। अगली बात आ गई लेबर इमोबिलिटी। देखो मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबाइल आपकी जेब में होता है, मोबाइल का मतलब होता है कि आप मूव अराउंड कर सकते हो। पुलिस मोबाइल होती है ना, क्या होती है, घूमती रहती है इधर उधर। अब एक बंदा मुख्तलिफ जगहों पे जाके काम कर सकता है। देखो तुम्हारी कंपनी है, तुमने दो बंदे हैं तुम्हारे पास, एक है जैद और एक है एक आप कह लो कोई और ले लो, सलमान। दो बंदे हैं आपके पास मिसाल के तौर पर। अब सलमान जो है ना वो कहीं पे भी जाके काम कर सकता है पूरे कराची में, आप उसको घुमा दो, बाइक वाइक चलाना जबरदस्त आती है। और जो जैद भाई हैं वो, उनको कुछ भी नहीं आता, उनको बाइक वाइक चलाना भी नहीं आती, बस बड़ी मुश्किल से इधर उधर मूव करते हैं। आप मुझे बताओ कि आप किसको रखोगे और किसको ज्यादा पैसे, अगर दोनों को रख लिया आपने, ज्यादा पैसों पे किसको रखोगे, जैद को रखोगे सलमान को रखोगे? सलमान को। सलमान को, भाई वो आराम से मूव कर रहे हैं, है ना। तो जो ज्यादा मोबाइल होगा उसको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो यहाँ इसका ऑपोजिट दिया हुआ है, अगर लेबर इमोबाइल है, इमोबाइल मतलब नहीं मूव कर सकता इधर उधर, जैद की तरह है कि भाई नहीं मैं नहीं आ सकता, ये मसला है वो मसला है, तो क्या होगा, द ईज विद विच वर्कर कैन मूव बिटवीन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, ये लेबर मोबिलिटी कहलाती है। पहले उसने ये बात बताई। फिर वो अगली बात कहता है अगर लेबर की मोबिलिटी ज्यादा है, अगर ज्यादा लेबर की मोबिलिटी जैसे सलमान है, तो वर्कर्स कैन मूव टू जॉब्स विद अ हायर पे, वो इधर उधर मूव कर सकता है और अच्छी जॉब ढूंढ सकता है। भाई मैंने कहा यार मुझे बस जॉब चाहिए, चाहे डिफेंस में मिले, कोरंगी में मिले, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन, PCHS, तारिक रोड, कहीं पे भी मिले मैं चला जाऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ इधर उधर निकल। एक आदमी है वो कह रहा है नहीं यार मुझे तो घर से करीब ही चाहिए, तो उसके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे, वो घर से करीब ही देखता रहेगा। ठीक है। लेकिन एक आदमी जो कि मूव अराउंड कर सकता है उसके पास ज्यादा चांसेस हैं अर्न करने के। ठीक है। अगली बात वो क्या कह रहा है, कह रहा है लेबर इमोबिलिटी, यानी कि लेबर का मूव ना करना कॉजेज पीपल टू वर्क एट लो वेज रेट। अब वो लोगों को फोर्स करता है कि वो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अपनी तनख्वाह से कम पे काम कर रहे होते हैं, क्यों, वो कहते हैं यार घर से करीब है यार, इधर उधर दूर नहीं जाना, तो वो इतना जाने वाने का जो है ना हमसे नहीं होता, तो बस हम इसी पे काम कर लो। समझ में आई बात? तो ये चीज़ भी हमारे पास होती है। अच्छा, अगली बात वो आपको क्या कह रहा है,
कह रहे फ्रिंज बेनिफिट्स। बहुत सारी दफ़ा हम क्या करते हैं कि यार मैं सोफा में पढ़ा रहा हूँ, क्यों सोफा में, मैंने कहा तनख्वाह अच्छी नहीं है लेकिन सोफा में ना फ्रिंज बेनिफिट्स बहुत है। मसलन क्या है, सोफा वाले यार ऐसा करते हैं कि ना ट्रांसपोर्टेशन दे देते हैं, मतलब स्कूल से घर जाने का वो जो है ना वो फ्री में दे देते हैं, मतलब आपको छो पिक एंड ड्रॉप दे देते हैं। दूसरा क्या है, खाना वाना स्कूल में ही हो जाता है तो मेरे लंच के पैसे बच जाते हैं। और क्या हुआ, मेडिकल का भी कोई मसला वसला होना यार तो वो उनकी पॉलिसी है, वो उसमें सपोर्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा भाई, मुझे बेनिफिट्स इतने मिल रहे हैं, मैंने कहा यार चलो पैसे नहीं मिल रहे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, चलो इसको हम देख लेते हैं। तो फ्रिंज बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे तो बंदे की वेज रेट कम होगी, वेजेस कम होगी, है ना। दो किस्म की कंपनी जो कह रही है हम बेनिफिट कुछ नहीं दे रहे आपको, आपको सीधी सी बात है बेनिफिट बेनिफिट कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा फायदा ये है कि हम आपकी वेज बढ़ा देते हैं। दूसरी कंपनी जो बेनिफिट्स आपको बहुत दे रही है, और आमतौर पर ऐसा ही होता है, दूसरी कंपनी जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दे रही है तो वो क्या करेगी आपके साथ, वो आपके साथ ये गेम करेगी कि वो कहेगी यार हम जो है ना फिर आपको तनख्वाह कम दे दें, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर काम आपके पास हो रहा होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, तो अब क्या है हमारे पास अगली बात, वो कहता है अगली बात, वो आपसे पहले इसी को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं फ्रेंच बेनिफिट ज्यादा होंगे तो वेज कम होगी, बट समटाइम्स द हाईएस्ट पेड जॉब्स आर आल्सो गिवन अ लॉट ऑफ फ्रेंच बेनिफिट्स। कह रहे हैं बाद दफा इसलिए भी होता है, बाद दफा ऐसा होता है कि बहुत अच्छी पेड जॉब है और वो आपको फ्रेंच बेनिफिट भी ज्यादा दे रही है। ये ऐसा क्यों करते हैं, ताकि एक हम स्किल्ड एम्प्लॉय को अट्रैक्ट कर सके। अब मैं किसी स्किल्ड एम्प्लॉय को बुलाना चाहता हूँ, वो तो मेरे पास इतने आराम से नहीं आएगा, उसको तो 10 जगह अच्छी जॉब मिल रही होगी। उसको मैं बोलूंगा यार चल भाई तू ये बेनिफिट भी ले ले, बस तू आ जा किसी ना किसी तरीके से मेरे पास, ठीक है। ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ। तो ये कहानी हमारे पास होगी। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, वाई डू वेजेस डिफर बिटवीन पीपल डूइंग द सेम जॉब। अब ये तो हमने बात कर ली कि लोग डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स कर रहे थे, डिफरेंट वजूहात थी, उनकी वेजेस मुख्तलिफ थी। अब ऐसा भी होता है कि एक ही जॉब कर रहे हैं, मैं भी टीचर हूँ दूसरा भी टीचर है, लेकिन फिर भी हमारी तनख्वाहें मुख्तलिफ हैं। इसकी क्या वजह है, पहली बात वो कह रहे हैं रीजनल डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पर कराची में जो है ना O A लेवल्स के बच्चों की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, तो कराची में क्या होगा कि टीचर्स की डिमांड ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोग आएंगे बोलेंगे हाँ भाई ठीक है यार, तो टीचर की वेज रेट बढ़ जाएगी। मैं कहीं सखर वखर में हूँ, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता O A लेवल्स। अब क्या होगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरी डिमांड कम होगी तो मैं कम रेट चार्ज कर रहा हूँ, सही है, इस तरह की चीज़ कर रहा हूँ। ये हमारे पास कहानी होती है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है रीजनल डिफरेंस है लेबर की डिमांड एंड सप्लाई में। अगर डिमांड किसी एरिया में अकाउंटेंट की बहुत ज़्यादा है तो कह रहा है उनकी वेज रेट भी ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा, अगर डिमांड कम होगी तो वेज रेट भी कम होगी। अब दूसरा कहता है अगर सप्लाई ऑफ अकाउंटेंट कम है, अगर भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है मार्केट में, आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ही नहीं, तो जो भी चीज़ जितनी कम होती है ना मेरे भाई, जो भी चीज़ जितनी कम होती है, तो वहां पर आपके पास क्या होता है, जितनी कम चीज़ आपके पास होगी उसकी उतनी ज़्यादा वेज रेट होगी, जितने कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे उनकी वेज रेट ज़्यादा होगी। यही आपके पास वजह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम होते हैं, उनकी तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। सर्जन, आम MBBS डॉक्टर बंदा बन जाता है, सर्जन बनना इज़ नॉट ईजी, मुश्किल काम होता है। तो क्या होता है, इसी वजह से उनकी वेज रेट भी ज़्यादा होती है। तो कोई भी किसी उसमें जो होता है ऑक्यूपेशन में बहुत हाईली स्किल्ड होता है, तो उसकी सप्लाई कम होती है, तो क्या होता है उसकी वजह से वेज रेट ज़्यादा होती है। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को हम फॉलो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगला रीजन वो बता रहा है फ्रेंच बेनिफिट्स रीजन हो सकता है। भाई दो बंदे दो स्कूलों में काम कर रहे हैं, एक की तनख्वाह ज़्यादा एक की कम है, जिसकी कम है उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इस वजह से जो है ना स्कूल ने कम तनख्वाह रखी है, तो ये रीज़न हो सकता है। एक और डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है कि जैसे भाई जेंडर की बेसिस पर, रेस, रिलीजन, एज की बेसिस पर मुख्तलिफ मुख्तलिफ, यानी कि हमने कहा भाई यार ये तो दूसरी पार्टी का आ गया, चल भाई इसको कम पैसे दो। ठीक है, रेसिज्म होती है कि नहीं है भाई अपना बंदा है इसको ज़्यादा दो, चलो भाई फीमेल मेल ये हिसाब किताब चलता है। ठीक है ना, जेंडर के हिसाब से, तो ये भी मसला हो सकता है। फिर लेंथ ऑफ सर्विस। अच्छा, कुछ ऐसी होते हैं जैसे कुछ स्कूल हैं, उन्होंने कहा यार ये एम्प्लॉय हमारे पास, ये टीचर 25 साल से पढ़ा रहा है तो इसको हम ज़्यादा पैसे देंगे क्योंकि इतने अरसे इसने हमारे साथ गुजारा है, ठीक है ना भाई, इस वजह से हम जो है इसको अच्छे खासे पैसे देंगे। तो लेंथ ऑफ सर्विस, अब दो टीचर्स हैं, ठीक है, लेकिन एक टीचर को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एक स्कूल में और एक टीचर नया आया है, तो ये भी वजह हो सकती है कि उनकी वेज का डिफरेंस आ रहा हो। अगली बात कह रहे हैं लोकल पे एग्रीमेंट्स। क्या होता है कि कुछ एरियाज में कुछ ट्रेड यूनियंस है, अच्छा ट्रेड यूनियंस अगर बहुत पावरफुल हो ना, तो वो क्या करेंगी, वो एक अपनी मर्जी के हिसाब से वेज रेट सेट करवा लेती है। उन्होंने कहा भाई जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं आपको इनको 40,000 तो देने ही देने पैसे, टीचर्स ने अपनी यूनियन बना ली,
और बोला कि भाई जो जो हमारी यूनियन का पार्ट है ना, आपको उसको इतने पैसे देने हैं। और वो यूनियन एक्टिव है, मिसाल के तौर पर डिफेंस के स्कूलों में, गुलशन के स्कूलों में, तो गुलशन और डिफेंस के स्कूल के टीचर्स को अच्छे पैसे मिलेंगे, क्यों? यूनियन एक्टिव है और सारे टीचर्स उसका पार्ट है। लेकिन जो नॉर्थ नाजिमाबाद और जो दूसरे स्कूल जो होंगे, वहाँ पे लोगों को अच्छे पैसे नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे यूनियंस नहीं है, इस वजह से काम नहीं चल रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात भी है कि यूनियन की लोग जब सुनते हैं, मेरा स्कूल है, मैं यूनियन की बात कब सुनूंगा? जब यूनियन पावरफुल भी हो। यूनियन कब पावरफुल होती है? जब उनके पास ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। अगर यूनियन में 5-6 टीचर्स हैं, मैं उनको लिफ्ट ही नहीं कराऊंगा, मैं बोलूंगा भाई हटो साइड पर, टाइम जाया नहीं करो। लेकिन अगर यूनियन बहुत पावरफुल है, तो फिर मैं उनकी बातें मान रहा हूँ। ठीक है, ये बात होती है हमारे पास। फिर अगला पॉइंट आपको कहता है कि गवर्नमेंट लेबर पॉलिसीज की, गवर्नमेंट की लेबर पॉलिसीज क्या है? कह रहे हैं वेजेस विल बी फेयरर इन एन इकोनॉमी वेयर गवर्नमेंट हैज सेट मिनिमम वेज पॉलिसी। मिनिमम वेज पॉलिसी क्या होती है बिलाल भाई? मिनिमम वेज पॉलिसी ये होती है, हमने पहले भी पढ़ा था, कि गवर्नमेंट कहती है मिसाल के तौर पर आपने हर बंदे को 30,000 देने ही देने हैं, इससे कम पे किसी को नहीं रखना। जैसे पाकिस्तान में आजकल मिनिमम वेज रेट में चेक करता हूँ क्या चल रही है। जैसे हमारे मुल्क में मिनिमम वेज रेट अगर हम देखें। अच्छा, कह रहे हैं मिनिमम वेज रेट, द नेशनल मिनिमम वेज रेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 32,000 पर मंथ। यानी कि गवर्नमेंट ने अब कहा है 32,000 आपको देने ही देने हैं। अगर आपने किसी बंदे को फॉर्मल सेक्टर में रखा हुआ है, तो 32,000 ये तो हमें देने ही देने हैं उस बंदे को। समझ में आ गई? ये आप देखो, मिनिमम वेज रेट आपके पास है कि भाई मिनिमम आपने इतने इतने देने ही हैं कि बंदे का गुजारा चल सके। ठीक है, तो ये बात हमारे पास आ गई। अच्छा, तो ये मिनिमम वेज रेट की भी बात आ गई। कह रहा है कि गवर्नमेंट की लेबर पॉलिसीज है। क्या लेबर पॉलिसी है? गवर्नमेंट ने कह दिया मिसाल के तौर पर 25,000 आपने देने ही देने बंदे को, तो उस इकोनॉमी में क्या होगा कि लेबर की अच्छी तनख्वाह हो रही होगी, फेयर वेजेस होंगे। लेकिन जहाँ पर कोई ऐसा मिनिमम वेज का स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत वेरिएशन होगा। एक टीचर 70,000 में हायर है, दूसरा 30,000 में हायर है, इस तरह की चीजें चल रही है। फिर एक और रीजन होता है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पे गैप। क्या कहा जाता है? ये समझा जाता है कि पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट वाली जॉब्स है ना, उनमें अच्छे पैसे मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या कह रहा है, बट सम टाइम देयर आर लोअर वेजेस देन प्राइवेट सेक्टर बिकॉज लो वेजेस कैन बी कंपनसेटेड बाय हाई जॉब सिक्योरिटी एंड पेंशन प्रोस्पेक्ट्स। और ये वाकई में ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर क्या करता है कि प्राइवेट सेक्टर आता है और वो ज़्यादा पैसे देता है, और गवर्नमेंट में लोग कम पैसों वाली जॉब पे भी जाके खुश हो जाते हैं। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि गवर्नमेंट में आपकी जॉब सिक्योर होती है, आपको ये पता होता है कि कोई निकालेगा ही। यहाँ पर आपके सर पे हर वक्त तलवार लटक रही होगी, कभी भी आपको निकाल दिया, कंपनी नहीं चली, निकाल दी। गवर्नमेंट में तो ये चले या ना चले, आप हैं। ठीक है ना, जब तक बिजनेस है तो आप रिटायरमेंट के बाद ही फारिग होंगे, वरना आपके पास होती है। तो ये भी फर्क है, मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, दूसरा बंदा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है, दोनों की वेज रेट में फर्क होगा, हालांकि दोनों सेम सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। ये फर्क होता है। क्यों? उसको कम वेज रेट मिल रही है, उसकी जॉब सिक्योर है, उसके ऊपर काम का बर्डन कम है, वर्कलोड कम है। प्राइवेट सेक्टर में काम भी ज्यादा है, जॉब सिक्योर भी नहीं। फिर अगली फैक्टर क्या होता है हमारे पास? कह रहा है इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर क्या है? कह रहा है वर्कर्स इन द प्राइमरी सेक्टर अर्न लोअर देन अदर सेक्टर्स, वर्कर्स इन सेकेंडरी सेक्टर अर्न लोअर देन टर्शियरी सेक्टर, बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब। अच्छा, नेचर ऑफ जॉब में भी होता है, मतलब कह रहा है कि अब प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर में लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह कम होगी। सेकेंडरी सेक्टर में उससे थोड़ी ज्यादा होगी, टर्शियरी वालों की उससे और सेकेंडरी वालों से भी ज्यादा होगी। लेकिन जरूरी नहीं है, इस पे सवाल भी आता है कि क्या टर्शियरी सेक्टर में हर बंदे की तनख्वाह ज्यादा होगी? नहीं भाई, जरूरी नहीं। टर्शियरी सेक्टर क्या, सर्विस प्रोवाइड करना। तो एक बैंकर है, वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और एक वहाँ पे जो क्लीनिंग का काम कर रहा है बैंक के अंदर, चाय वाला है, ये भी सर्विस दे रहा है। तो अब चाय वाले की या क्लीनिंग के काम करने वाले की तनख्वाह तो ज्यादा नहीं है। तो जरूरी नहीं है हर बंदे की जो है ना टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा, ऑन एवरेज ज्यादा होती है लोगों की, लेकिन नेचर ऑफ जॉब पे भी डिपेंड करता है कि भाई किस किस्म की जॉब बंदा कर रहा है। अगर हाईली स्किल्ड जॉब कर रहा है और सर्विस सेक्टर में, टर्शियरी में, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है। आगे आपको कहता है कंप्यूटर इंजीनियर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अर्न्स मोर देन अ वेटर इन द रेस्टोरेंट। जो कंप्यूटर इंजीनियर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो वेटर जो रेस्टोरेंट में, वेटर क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टर्शियरी सेक्टर में।
लेकिन वेटर की तनख्वाह कम होगी, इंजीनियर की ज़्यादा होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि वो ज़्यादा स्किल्ड है। ठीक है ना, तो ये हमने बात की कि जनरली ऐसा होता है कि टर्शियरी वाले की ज़्यादा होती है, लेकिन लेकिन हम ये बात देखेंगे कि वो बंदे की नेचर ऑफ जॉब कैसे। स्किल्ड बंदा होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा, कम गलतियां कर रहा होगा, तो उसकी वेज रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, उसकी पे स्केल ज़्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा है जेंडर पे गैप। अच्छा, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी होती है भाई। देखो क्या होगा, मेल को हायर कर रहे हैं, ज़्यादा तनख्वाह दे रहे हैं, क्यों? हमने कहा यार ये बंदा है ना, ये तो काम करता रहेगा, और फीमेल का कुछ पता नहीं, आज जॉब कर रही है, कल शादी हो गई चली गई। ये शादीशुदा है तो कल इसको ब्रेक लेना पड़ गई, बच्चे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घर का कोई मसला है, फलाना है। तो और ये इतना ज़्यादा हार्ड उससे कर भी ना पाए काम, हार्ड वर्किंग भी ना कर पाए, क्योंकि 5 बजे के बाद अगर लेट सेटिंग हो तो फिर मसला होगा, ये होगा वो होगा, तो हम उनको यूजुअली कम पैसे दे रहे हैं। सही, ये चीज़ें हो रही होती, अगर से चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो कह रहे हैं मेन आर यूजुअली गिवन हायर पे देन वुमेन, ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज वुमेन टेंड टू गो फॉर जॉब्स दैट डोंट रिक्वायर मच स्किल्स। आमतौर पे वुमेन वो काम करी थी जिसमें बहुत स्किल्स नहीं चाहिए, जैसे कह रहे हैं नर्सिंग हो गई, रिटेलिंग का कैश काउंटर पे बैठी हुई, हाँ भाई पैसे कलेक्ट कर रही हुई है, वो क्या करती हैं। दूसरा, एक तो फैक्टर ये आ गया, बहुत स्किल्ड जॉब नहीं, बहुत मेहनत वाला काम नहीं। दूसरा, दे टेक करियर ब्रेक्स, करियर ब्रेक्स लेती हैं। क्यों भाई? बच्चे हो गए, ठीक है, करियर ब्रेक, मैटरनिटी लीव ले ली, या क्या हुआ, शादी होने वाली है, उसकी ले ली, या जॉब छोड़ दी, कुछ भी ऐसा हो सकता है। विच विल कॉज लेस एक्सपीरियंस एंड करियर प्रोग्रेस। मोर वुमेन वर्क पार्ट टाइम। अच्छा, बहुत सारी औरतें पार्ट टाइम काम कर लेती क्योंकि उनको घर की चीजें भी देखना है, तो इसलिए भी तनख्वाह कम होती है। कह रहे समटाइम्स इफ बोथ मेन एंड वुमेन आर वर्किंग इक्वली हार्ड एंड इफेक्टिवली, डिस्क्रिमिनेशन कैन अकर अगेंस्ट वुमेन। फिर भी अगर दोनों एक ही लेवल का काम करें, फिर भी एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है आमतौर पर सोसाइटी में, मेल डोमिनेंट सोसाइटीज में। तो बंदे को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, फिर ये भी लोग कहते हैं यार इसके पीछे फैमिली है, और जो वुमेन है वो तो बस अपना लुक आफ्टर कर रही है, ये वो, इस तरह की कहानियाँ हमारे पास हो रही होती है। ठीक है, तो ये हमारा था